Welcome viewers. In today's video, today's topic is reconstitution of partnership firm, in which we will see accounting treatment for undistributed profit, losses and reserves part 1. Kindly subscribe our YouTube channel in the name of Saksham Institute for Accountancy and press the bell icon for latest video notification. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, अगर कंटेंट से आप हमारे खुश हैं, आपकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट अगर हो रहा है और आप अकाउंट्स के टॉपिक को पहले से अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए क्योंकि रोज एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया जा रहा है। और इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे इन द नेम ऑफ सक्षम इंस्टीट्यूट फॉर अकाउंटेंसी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो रिकंस्टिट्यूशन का टॉपिक है उसमें हमें जो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स करने होते हैं उनमें एक इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है जो कि हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, लॉसेज एंड रिजर्व्स। ये ट्रीटमेंट भी आपके चाहे एडमिशन का चैप्टर हो, रिटायरमेंट डेथ का चैप्टर हो या चेंजेज इन पीएसआर वाला चैप्टर हो, ये ट्रीटमेंट भी इन तीनों चैप्टर्स में सेम ही है। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जरूर आता है एग्जाम में और बहुत ही आसान टॉपिक है। आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, सबसे पहले जो हमारी हेडिंग है कि प्रॉफिट, लॉसेज एंड रिजर्व्स, तो हम ये देख लेते हैं कि ये प्रॉफिट, लॉसेज एंड रिजर्व्स के क्या क्या नाम आपके क्वेश्चंस में आते हैं या कौन कौन से ऐसे टाइटल्स हैं जिनसे हमें ये पता पड़ जाए कि ये वाला टाइटल तो प्रॉफिट से रिलेटेड है, ये टाइटल रिजर्व्स का है या ये टाइटल लॉस का है आपकी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रॉफिट का मतलब आपकी जो भी जितनी भी बिजनेस में इनकम थी उस इनकम में से आपने जितना भी एक्सपेंस लेस कर दिया तो जो सरप्लस बचता है वो आपका नॉर्मली प्रॉफिट होता है। और इस प्रॉफिट में से ही फिर आप अपने लिए सेविंग्स कर लेते हैं जिसे रिजर्व्स कहा जाता है। और अगर आपके बिजनेस में एक्सपेंस से ज्यादा हो गए हैं, इनकम कम है, तो ये आपका लॉस होता है आपकी। तो पहले हम नाम देख लेते हैं कि प्रॉफिट एंड रिजर्व्स के क्या नाम हैं। यहाँ पे प्रॉफिट एंड रिजर्व सेम ही है क्योंकि रिजर्व प्रॉफिट में से ही बनता है आपके। और ध्यान देना है आपको, जितने भी प्रॉफिट्स और रिजर्व्स होते हैं इन सब के बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होते हैं आपके। तो कौन कौन से हैं प्रॉफिट एंड रिजर्व्स के नाम जो आपके क्वेश्चन में आते हैं? देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से रहता है ये, जनरल रिजर्व के नाम से आपके रहता है ये, रिजर्व फंड का नाम भी आ सकता है, सिंपल रिजर्व भी हो सकता है। ये सभी देखिए प्रॉफिट के नाम है, मतलब पार्टनर को ये प्रॉफिट मिलना था लेकिन उन्होंने अभी तक बांटा नहीं है, ये उनके बिजनेस में अभी तक रखा हुआ है। उन्होंने अपने जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसके अंदर उन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा है। डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा है तो बिजनेस में रखा हुआ है। तो अब हमें इन्हीं प्रॉफिट एंड लॉस का आपको ट्रीटमेंट करना है पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब जो मैं आपको रिजर्व बताने जा रहा हूं वो स्पेसिफिक रिजर्व है। आप खुद उनका नाम जब देखेंगे तो आपको फील हो जाएगा कि हाँ, ये किसी स्पेशल पर्पज से मेंटेन किए गए हैं। तो इसलिए मैंने अलग से हेडिंग बना दी, इनकी स्पेसिफिक रिजर्व से जो आ रहे हैं, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑब्लिक फंड एंड इंश्योरेंस फंड एक्सेट्रा। देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो ऊपर मैंने रिजर्व बताए हैं, देखिए चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, जनरल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, रिजर्व हो, ये स्पेसिफिक नहीं होते हैं, ये जनरल पर्पज से रखे गए, इनका यूज किसी भी पर्पज के लिए किया जाता है। लेकिन जो स्पेसिफिक रिजर्व है उनका जो नाम लिखा हुआ है आगे, ये उसी पर्पज के लिए सेविंग करी हुई होती है और ये उसी पर्पज के काम में आएंगे। उसके अलावा इनका नॉर्मली और कहीं यूज नहीं होता है। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इसका मतलब ये होता है कि आपके बिजनेस के अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं, एम्प्लॉय काम करते हैं, अगर काम करने के दौरान कुछ दुर्घटना उनके साथ हो जाती है ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, तो उनको जो आप कंपनसेट आपको करना होता है, तो उससे रिलेटेड ये फंड बनाया जाता है या रिजर्व बनाया जाता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब यह है कि आपके बिजनेस के कुछ फंड्स अगर आपने मार्केट में इन्वेस्टेड हैं और वो उनके रिटर्न्स में फ्लक्चुएशन है, जैसे शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टेड है और उनके रिटर्न्स आपको पता है शेयर मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है इन्वेस्टमेंट की, तो
अगर ज्यादा फ्लक्चुएशन हो जाता है, प्राइस ज्यादा गिर जाती है, तो उसका जो भी नुकसान है वो इस रिजर्व से आप कंपनसेट करते हो। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने प्रॉफिट में से एक अलग से रिजर्व बना लेते हो, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, जो आपके इन्वेस्टमेंट पे होने वाले लॉस को कवर करता है। इसी तरह से इंश्योरेंस फंड है, आपके बिजनेस के अंदर जो एसेट्स है, आपको जब एसेट्स खरीदनी होती है तो आपको पता है बहुत बड़ा अमाउंट लगता है उसके अंदर, तो आप एक इंश्योरेंस फंड बना लेते हैं उसके अंदर, जिसके अंदर अगर कल को आपके एसेट्स को कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई आप इस इंश्योरेंस फंड से आप कर सकते हैं, जो आपने हर साल सेविंग करी है अपने प्रॉफिट में से उन एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये कुछ स्पेसिफिक रिजर्व है और सेविंग्स ही है, लेकिन इनका पर्पज जो नाम लिखा हुआ है उस नाम के हिसाब से इनका यूज किया जाएगा। एक आपने देखा होगा मैंने रिजर्व भी लिखा है, फंड भी लिखा है, तो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। देखिए, रिजर्व का मतलब तो सिंपल सेविंग्स होती है आपकी, जो आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से जो भी आपने सेविंग कर ली है, अगर उस सेविंग को आप इन्वेस्ट भी कर देते हैं तो वो रिजर्व फिर फंड कहलाता है। समझ रहे हैं? अगर आपने मान लो वर्कमैन कंपनसेशन अपने एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए कोई पैसा आपने जो कंपनसेट करने के लिए आपने अलग किया, तो वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, यानी वो पैसा बिजनेस में ही है लेकिन आपने अलग से एक हेडिंग बना दी उसकी। लेकिन आपने उस पैसे की मान लो एफडी करा दी, उस वर्कमैन कंपनसेशन के लिए जो पैसा रिजर्व आपने बनाया था उस रिजर्व का आपने एफडी कराई थी साथ के साथ, तो वो रिजर्व नहीं कहलाएगा, वो आपके वर्कमैन कंपनसेशन फंड कहलाएगा आपके। तो ये फंड और रिजर्व का आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। रिजर्व के अंदर सेविंग बिजनेस में ही रहती है, अगर उसी सेविंग को आपने एफडी में डाल दिया है, इन्वेस्ट कर दिया है कहीं, तो वो सेविंग फिर रिजर्व नहीं होकर के वो फंड में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए, एक चीज और ध्यान देनी है, जितनी भी ये रिजर्व्स हैं, चाहे वो सिंपल रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो या स्पेसिफिक रिजर्व हो, ये सब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड आते हैं आपके, क्योंकि इन सबका बैलेंस क्रेडिट है और जितना भी क्रेडिट बैलेंस होता है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड आता है। और एक सामान्य सी बात है, देखिए कैपिटल का बैलेंस भी क्रेडिट होता है, कैपिटल भी लायबिलिटी साइड आती है। तो मालिक जो होता है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है, तो प्रॉफिट का बैलेंस भी क्रेडिट है, तो कैपिटल का बैलेंस भी क्रेडिट, प्रॉफिट का बैलेंस भी क्रेडिट, तो ये साथ साथ ही चलते हैं क्योंकि मालिक प्रॉफिट के लिए ही काम करता है। अब हम लॉसेज के नाम देख लेते हैं। देखिए, जब प्रॉफिट और रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट है तो सीधी सी बात है, जो लॉस होंगे उनका बैलेंस डेबिट होगा। वैसे भी रूल है अपना, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस, एक्सपेंस के बैलेंस डेबिट होते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस एक्सेट्रा। देखिए, नॉर्मली लॉसेज के अंदर आपके दो ही नाम आएंगे, खुद एक लॉस अपने आप में प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस होता है वो है ही, दूसरा है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब यह है कि कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो वैसे तो पीएनएल में जाना था, लेकिन आपने उसके जो अमाउंट इतना बड़ा था कि आपने उस खर्चे को एक साल के पीएनएल में नहीं डाल के कई साल के पीएनएल में डिवाइड कर दिया। जैसे मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का नाम दिया हुआ है कि किसी बिजनेसमैन ने किसी फर्म ने 1 लाख रुपए का मान लो एडवर्टाइजमेंट में खर्चा किया और उसको लगा कि इसका बेनिफिट मुझे 2 साल तक मिलेगा, तो वो पूरा खर्चा फिर 1 साल के पीएनएल में नहीं भेजेगा, वो उस 1 लाख को 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। तो यानी 50,000 रुपए 1 साल के पीएनएल में जाएगा और 50,000 रुपए दूसरे साल के पीएनएल में जाएगा। तो खर्चा तो 1 लाख हुआ, लेकिन आपने पीएनएल में भेजा कितना, 50,000, तो बाकी कितना बच गया, 50,000 का बैलेंस बच गया। अब बैलेंस कौन सा होगा उसका बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा। तो ये आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया 50,000 रुपए का आपके, कि आपने पेमेंट कर तो दिया है लेकिन उस पेमेंट को पीएनएल के लिए डेफर्ड कर दिया। आप अगले साल उसका रेस्ट अमाउंट पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। 50,000 तो ट्रांसफर कर दिया, 50,000 रुपए अगले साल ट्रांसफर करेंगे, तो ये बैलेंस शीट में फिर एसेट साइड जाता है, तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। आपके जो लॉसेज होते हैं अगर वो बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो चूंकि इनका बैलेंस डेबिट होता है तो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड आते हैं आपके। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। फॉलोइंग नेम्स अपीयरिंग इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट आर नॉट ट्रीटेड एज रिजर्व। कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूं जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड तो आएंगे और उनको पढ़ने पे आपको ऐसा लगेगा कि ये रिजर्व है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये रिजर्व नहीं है। ये रिजर्व नहीं है इसलिए नाम आपको दिख जाते हैं, तो इनको रिजर्व नहीं मानना है। जैसे प्रोविडेंट फंड ऑब्लिक एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, देखिए फंड लगा हुआ है तो व्यक्ति सोचता है कि ये तो बिजनेस की सेविंग है, देखिए सेविंग नहीं है। प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉइज का पैसा है। जब आपके बिजनेस में एम्प्लॉय वर्क करते हैं तो उनका पीएफ का पैसा काटते हो, तो वो पीएफ का पैसा आपका पैसा नहीं है, मालिक का पैसा नहीं है, वो एम्प्लॉय का पैसा होता है।
तो इसका नाम ही प्रोविडेंट फंड है। अब नाम में फंड लगा हुआ है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको बांट देते हैं रिजर्व समझ के। देखिए रिजर्व नहीं है, ये एम्प्लॉइज का पैसा है, मालिक का पैसा नहीं है, तो आपको इसको रिजर्व नहीं मानना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ये आपकी लायबिलिटी है प्रोविडेंट फंड। उसी तरह से एम्प्लॉइज सेविंग फंड आपके अगर दिया हुआ है तो देखिए एम्प्लॉइज की सेविंग को मोटिवेट करने के हिसाब से जो फंड बनाया गया है ये भी एम्प्लॉइज के ही काम आएगा, मालिक के काम नहीं आएगा। जो फंड मालिक का है, मालिक के ही काम आएगा, वो आपका रिजर्व होता है। ये तो एम्प्लॉय से रिलेटेड फंड है तो इनको आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। एम्प्लॉइज प्रॉफिट शेयरिंग रिजर्व फंड, ये वाला फंड भी जो बनाया गया है ये एम्प्लॉय को प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन के लिए बनाया गया है। तो ये भी पैसा जो मिलेगा इस फंड का, ये पूरा एम्प्लॉइज का होता है, इसमें मालिक का पैसा नहीं होता है। तो ये जो 2-3 मैंने नाम लिखे हैं, चाहे वो प्रोविडेंट फंड हो या एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड हो, एम्प्लॉइज सेविंग्स फंड हो, एम्प्लॉइज प्रॉफिट शेयरिंग रिजर्व फंड हो, ये जो एम्प्लॉय वर्ड आ रहा है आपको ध्यान देना है, ये रिजर्व नहीं है, ये आपकी लायबिलिटीज मानी जाती है, इन्हें आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ये आपको ध्यान देना है ये चीज। जनरल एंट्रीज देख लेते हैं। देखिए जब आप इन प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, बिजनेस में अभी तक आपने नहीं बांटा है, तो उसको कैसे बांटेंगे आप। देखिए व्हेन प्रॉफिट्स ऑब्लिक रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टनर्स आर क्रेडिटेड एंड व्हेन लॉसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टनर्स आर डेबिटेड। ध्यान दीजिए, देखिए बहुत सिंपल रूल है। देखिए प्रॉफिट लॉस है या प्रॉफिट और रिजर्व तो एक ही बात है, लेकिन जब भी प्रॉफिट बांटते हैं आप पार्टनर को, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है प्रॉफिट जब भी बढ़ता है पार्टनर क्रेडिट हो जाते हैं एंड जब भी लॉस बढ़ता है तो पार्टनर डेबिट हो जाते हैं। अब जो चीज बांट रहे हो वो सेकंड अकाउंट में ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा आपकी। तो ये चीज बड़ा सिंपल रूल था एंड ध्यान देना है ये सब कुछ आपको ओल्ड रेशियो में बांटना है। देखिए जो भी प्रॉफिट है लॉस से पुराना है तो पुराने रेशियो में जाएगा। अगर एडमिशन हो रहा है तो नए पार्टनर को कुछ भी नहीं बांटना होता है। रिटायरमेंट हो रहा है तो देखो रिटायर होने वाला पार्टनर पुराना था उसको भी मिलेगा। और अगर चेंजेस इन पीएसआर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो जो नया रेशियो होगा उसमें नहीं बटेगा। पार्टनर का जो पुराना रेशियो है पुराने रेशियो में बटेगा, क्योंकि पुराना प्रॉफिट है, पुराना लॉस है, पुराना रिजर्व है। तो आइए इसकी एंट्रीज भी चेक कर लेते हैं। अगर आपको प्रॉफिट या रिजर्व बांटना हो, देखिए मैंने रील बताया था प्रॉफिट या रिजर्व बांटना है तो पार्टनर को क्रेडिट कर दीजिए। तो टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट हो गया, तो डेबिट क्या हो जाएगा, जो भी रिजर्व आप बांट रहे हो, जो भी रिजर्व आप बांट रहे हैं उस रिजर्व को आपको क्या कर देना है, उस रिजर्व को आपको डेबिट कर देना। जैसे रिजर्व बांट रहे हो या प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से बांट रहे हो या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांट रहे हो आप, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आप बांट रहे हो, जो भी रिजर्व आप बांट रहे हो, मैंने कुछ रिजर्व के नाम लिए, उसको आप डेबिट कर दीजिए। अब रिजर्व है या प्रॉफिट है तो पार्टनर को क्रेडिट करना ही करना था, पार्टनर्स क्रेडिट हो गए, एंट्री हो गई बीइंग रिजर्व्स प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। इसी तरह से अगर आपको लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है तो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन के केस में पार्टनर को डेबिट करना होता है। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट या टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जो भी आपके दिया हुआ है, बीइंग अक्यूमुलेटेड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। तो ये आपकी जनरल एंट्री है लॉस और रिजर्व्स को बांटने की। आइए इनको कैपिटल और करंट अकाउंट में किस तरह से शो करते हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए जब भी आपको मैंने बताया था प्रॉफिट या रिजर्व बांटना हो पार्टनर को क्रेडिट करना होता है, तो जितने भी प्रॉफिट या रिजर्व आप बांटोगे सब क्रेडिट साइड लिखोगे और जितना भी लॉस आप बांटोगे सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। अभी जनरल एंट्री में वही रूल था, वही चीज यहां अकाउंट में एप्लीकेबल हो रही है। जो भी प्रॉफिट बट रहा है वो क्रेडिट की तरफ लिखना है, जो भी लॉस बांटोगे आप डेबिट की तरफ बांटोगे आप। तो देखिए जितने भी क्रेडिट की तरफ है, देखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में मैंने पी लिखा है प्रॉफिट बट रहा है, या बाय रिजर्व बांट रहे हो आप, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांट रहे हो या बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांट रहे हो। मैंने कुछ रिजर्व्स के नाम लिए हैं। लॉस अगर आप बांट रहे हो टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया, जैसे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस हो गया। तो ये इसमें मैंने बैलेंसिंग नहीं करी है, सिर्फ समझाने के लिए कैपिटल अकाउंट बनाया है कि ये रिजर्व और लॉस की एंट्री किस साइड जाती है। तो बहुत आसान है, जो रिजर्व या प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट की तरफ बांटना है और जो लॉस बांटेंगे आप वो डेबिट की तरफ बांटेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही लेंगे। आई होप आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस या रिजर्व को किस तरह से पार्टनर्स को बांटना है, जनरल एंट्री करनी है, कैपिटल अकाउंट में शो करना, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इनसे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल इक्वेशन आएगी, उन प्रैक्टिकल इक्वेशन में हम किस तरह से जनरल एंट्री करेंगे, किस तरह से रिजर्व को प्रैक्टिकली क्वेश्चंस लेकर के हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।